भावेश भाई, आपने काम तो ये बढ़िया किया है, लेकिन ये काम शायद आपको कुछ टाइम पहले ही कर लेना चाहिए था। भाई फाइनली आज ओला इलेक्ट्रिक ने कुछ तो ऐसा कदम उठाया है जिससे जो उनकी मार्केट के अंदर ये पूरी बुरी हालत बनी हुई है, इसको कुछ हद तक सुधारा जा सके। आज ओला इलेक्ट्रिक ने अपना डीलर पार्टनर प्रोग्राम मॉडल लॉन्च कर दिया है। तो जैसे टीवीएस, बजाज, होंडा, यामा, सुजुकी की डीलरशिप होती हैं, ऐसे अब आप में से कोई ओला की डीलरशिप भी परचेज कर सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि भाई मैं कुछ उन पहले क्रिएटर्स में से एक था जिन्होंने ओला की गाड़ियों की वीडियोस बनाना बिल्कुल ही बंद कर दिया था, क्योंकि आप सबको पता है कि भाई गाड़ियों के अंदर बहुत दिक्कतें हैं और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और मैं सिर्फ उन व्हीकल को रिकमेंड करता हूं जो मुझे लगता है कि सही व्हीकल्स हैं। तो आज हुआ यह है कि ओला के सीईओ भावेश अग्रवाल ने कुछ टाइम पहले एक ट्वीट करा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि भाई 5 साल पहले जो हमने हमारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मार्केट में लॉन्च करे थे, उस टाइम से ही लोग हमें बोल रहे थे कि आप डीलरशिप मॉडल पे क्यों नहीं आ जाते। पर उस टाइम पे भावेश अग्रवाल का सोचना यह था कि भाई डीलरशिप मॉडल जो है वो पुराना मॉडल है, हम कस्टमर्स को गाड़ियां जो है वो डायरेक्ट उनके घर भेज देंगे, पूरा ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा। और ये सब काम बढ़िया चल रहा था क्योंकि पहले तो उनके स्टोर्स भी नहीं थे, उन्होंने स्टोर्स भी बाद में ओपन किए थे। शुरुआत में तो कस्टमर पेमेंट करता था और गाड़ी उसके घर, जैसे अमेजन पार्सल की बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, ऐसे गाड़ियों से उनके घर गाड़ियां पहुंचती थी जो पन्नी पैक होती थी। उसके सामने फिर कस्टमर गाड़ी उतारता था और वहां पूरी भीड़ लग जाती थी गाड़ी को देखने के लिए, और इन सब से गाड़ियां बढ़िया बिक रही थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया कि जितनी ज़्यादा गाड़ियां बिक रही थी उतने ही ज़्यादा इश्यूज भी बढ़ने लगे, क्योंकि जो पुराने इश्यूज थे वो सॉल्व नहीं हो रहे थे, ऊपर से नई गाड़ियां बिकती जा रही थी जिनमें और इशू बनते जा रहे थे। और यार एक टाइम ऐसा आ गया कि भाई लोग उस पर आग लगाने लग गए, स्कूटर को घसीटने लग गए, रोड पर के तोड़ने लग गए, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन लोगों की उतर रही थी। क्योंकि भाई उनका स्कूटर जो उनके हार्ड अर्न मनी से, मेहनत की कमाई से उन्होंने स्कूटर खरीदा था, वो चल नहीं रहा था। वो 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने से सर्विस सेंटर पे पड़ा था। और इसी बीच ये खबर भी आने लगी कि वाहन डेटा के अंदर जो रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो रहा है वो फेक है, एक्चुअल में गाड़ियां बिक ही नहीं रही हैं, ओला उसमें फेक रजिस्ट्रेशन शो कर रहा है। तो इन सब चीजों की वजह से जो कस्टमर का ट्रस्ट है ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर वो गिरने लगा। और यही चीज हमें दिखाई दी उनके सेल्स के अंदर। पिछले अगर मैं 1 साल की सेल्स देखूं तो ओला इलेक्ट्रिक की सेल्स जो है वो लगातार गिर रही है। जहां पर वो एक टाइम में मार्केट में लीडर हुआ करते थे, आज उनकी गाड़ियों को मार्केट में ज्यादा कोई नहीं पूछ रहा है। तो ये जो बदलाव है ये अभी तक की ओला इलेक्ट्रिक की हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा बिजनेस मॉडल ही चेंज कर दिया है। जो उनका पुराना मॉडल था कि हम स्टोर्स रखेंगे ही नहीं, पूरा ऑनलाइन पेमेंट होगा, हम मिडिल मैन को बिल्कुल ही हटा देंगे, गाड़ियां डायरेक्ट कस्टमर को डायरेक्ट पहुंचा देंगे। और इस मॉडल से उन्होंने स्कूटर्स तो बहुत सारे बेच दिए, अच्छे खासे स्कूटर बिक रहे थे, लोग हर जगह पे स्कूटर चला रहे हैं, गाने बजा रहे हैं, बिल्कुल एक मार्केट में ऐसा माहौल बन गया था कि भाई कोई सा भी ईवी ले रहा हो तो वो ओला होना चाहिए। और ओला के ईवी मार्केट में दिखते भी बहुत ज़्यादा थे। मतलब मेरे पास एथर थी, मेरे फादर एथर लेके निकलते थे तो लोग उनसे ये पूछते थे कि भाई आपने ओला का कौन सा स्कूटर लिया है, कितने का लिया है। मतलब लोग एथर, क्योंकि एथर मार्केटिंग में वीक था और ओला की मार्केटिंग तगड़ी हो रही थी, ये सब काम बढ़िया चल रहा था। और यार कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि भाई इतने सारे इश्यूज के साथ में अगर एक कंपनी 10 लाख इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बेच सकती है, तो सोचो अगर इसमें इश्यूज ना होते तो भाई फिर तो इन्हें एक्टिवा की लेनी देनी कर दी थी। लेकिन जब सर्विस फटी तो भाई सब कुछ बिखर गया। और ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर भाई आफ्टर सेल सर्विस जो है वो बहुत बड़ा पॉइंट होता है, क्योंकि कस्टमर को आप गाड़ी बेच तो दोगे लेकिन भाई सर्विस के लिए तो उसको आपके पास दोबारा आना पड़ेगा, और ईवी के अंदर तो बाहर की सर्विस हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे सर्विस एक बहुत क्रूशियल फैक्टर था जहाँ पे ओला मात खा गया। और भाई इश्यूज तो आने ही थे, क्योंकि कस्टमर्स को जो स्कूटर डिलीवर किया गया था उसकी R&D उतने अच्छे से हुई ही नहीं थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई अगर किसी कंपनी ने 10 लाख स्कूटर्स बेचे हैं तो उनमें ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि कुछ स्कूटर्स में इशू आए। लेकिन अगर इतने सारे स्कूटर्स में इशू आ रहा है जिसको रखने के लिए सर्विस सेंटर पर जगह ही नहीं है, बहुत सारे स्कूटर्स तो बाहर आज भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो इसका सीधा मतलब ये था कि भाई स्कूटर की R&D उस लेवल पे हुई ही नहीं थी जिस हिसाब से होनी चाहिए थी। मतलब सर्विस इतनी ज़्यादा बेकार थी कि लोगों ने, जिन लोगों को ईवी की नॉलेज थी, उन्होंने अपने खुद के सर्विस सेंटर्स खोल दिए जहाँ पे स्पेसिफिकली वो ओला को सही करते हैं। आज भी कहीं पे दिल्ली में, कहीं पे गुजरात के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो स्पेसिफिक ओला का सर्विस सेंटर लेके बैठे हुए हैं। और कस्टमर्स भी क्योंकि परेशान है, क्योंकि ओला से समाधान मिलता नहीं है, तो वहां जाके गाड़ी की सर्विस करा लेते हैं। अब डीलर पार्टनर मॉडल से होगा क्या? इससे ओला इलेक्ट्रिक को भी बेसिकली दो तरह के बेनिफिट मिलेंगे। पहला तो रेवेन्यू का बेनिफिट, भाई जो बंदा डीलरशिप ओपन कर रहा है वो ओला इलेक्ट्रिक को कुछ ना कुछ पेमेंट तो करेगा ही ना, तो ओला इलेक्ट्रिक का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। दूसरा,
अभी जहाँ तक बहुत छोटी छोटी जगह जहाँ पे ओला की पहुँच नहीं है, ये डीलरशिप जो है वहाँ पे भी ओपन हो सकती हैं। और उस ट्वीट के अंदर ये बात मेंशन है कि पिछले 1 महीने से उन्होंने बहुत सारे ऑलरेडी जिनके पास ऑटोमोबाइल की डीलरशिप्स हैं उनसे बात करी है, और कुछ लोगों ने बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखाया है डीलरशिप लेने में। क्योंकि यार डीलरशिप वालों को भी पता है कि भाई जब ज़्यादा गाड़ियाँ सर्विस होने के लिए आएंगी तो सर्विस रेवेन्यू भी तो बनेगा ना। तो जो अभी ओला के स्टोर्स हैं वो तो बेसिकली एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि ओला कहना ये है कि भाई हम ब्रांड इमेज पे ध्यान देंगे, वहाँ से प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस पे ध्यान देंगे। लेकिन मेरे हिसाब से आगे चल के ओला वो भी बंद कर देगा, क्योंकि इससे उसकी कॉस्ट भी बच जाएगी, और वो अगर वहाँ पे गाड़ी सर्विस नहीं हो रही है तो उनका कुछ ज़्यादा कुछ काम बचा भी नहीं है। अब आ जाते हैं सबसे मेन सवाल के ऊपर, क्या इन सब से ओला इलेक्ट्रिक के जो स्कूटर्स मार्केट में इतने सारे पड़े हैं, जो नेगेटिव इमेज बिल्कुल बन गई है, क्या उसे पॉजिटिव इमेज बनाया जा सकता है? तो भाई देखो, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्कूटर्स हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम से 5-6 महीने 7 महीने से सर्विस सेंटर पे पड़े हुए हैं। तो हमें बेसिकली बहुत सारे ऐसे डीलर पार्टनर चाहिए होंगे जो बहुत सारे सर्विस सेंटर्स ओपन करेंगे ऑल ओवर इंडिया, और उसके अंदर बहुत सारे अच्छे ट्रेंड टेक्नीशियंस चाहिए होंगे जिनको ईवी पे काम करने का स्किल हो, उनको पता हो कि भाई क्या खराबी है और क्या काम करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज, कस्टमर की बात सुनने वाला वहां पे कोई बंदा अवेलेबल हो जो उनको ये बता सके कि भाई आपके स्कूटर या बाइक के अंदर ये प्रॉब्लम है और इसको सही होने में कितना टाइम लगेगा। इसके बाद एक और बड़ी चीज है स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी। भाई इलेक्ट्रिक स्कूटर शोरूम पे इसलिए पड़े हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है गाड़ी में खराबी क्या है और स्पेयर पार्ट्स कौन सा चेंज होना है। तो स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी बहुत बड़ी चाहिए होगी। ओला इलेक्ट्रिक को ये देखना होगा कि कौन से स्पेयर पार्ट्स हैं जिनको ठीक करके गाड़ी जो है वो जल्दी कस्टमर को दी जा सकती है। भाई देखो, ये काम ओला इलेक्ट्रिक को आज नहीं तो कल करना ही पड़ता, क्योंकि मार्केट अब ईवी का इतना मैच्योर्ड हो चुका है। एथर आप देखो, ऐसा ब्रांड कितना आगे पहुंच चुका है। अगर आप में से कोई शेयर मार्केट की नॉलेज रखता है तो आपको पता होगा कि ओला का शेयर कहाँ शुरू हुआ था और आज कहाँ पर है, और एथर का शेयर कहाँ शुरू हुआ था और आज कहाँ पर है। और यार देखो, एंड में तो मैं आपसे ये बात बोलूंगा कि मैं खुद भी ओला इलेक्ट्रिक के व्हीकल्स की वीडियो बनाना तब दोबारा स्टार्ट करूंगा जब मुझे लगेगा कि मैं ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर दोबारा अब ट्रस्ट कर सकता हूं। तो मैं कस्टमर को बता पाऊंगा कि भाई ये व्हीकल आप परचेज कर सकते हो। और सबसे पहले चीज़ तो मैं खुद अपने लोगों को व्हीकल दिलाऊंगा, उनका एक्सपीरियंस जानूंगा, तब जाके मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा। बाकी आप लोगों का क्या सोचना है इस ओला के डीलर पार्टनर प्रोग्राम के बारे में, और आप लोग क्या लगता है कि किस हिसाब से चीज़ें सही करी जा सकती हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए दिल टू टॉयगर को सब्सक्राइब कर लीजिए।